सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र हीलर। फ्रेंड्स, रेशो एनालिसिस में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उससे मैं आशा रखता हूँ कि आपको सारी कैलकुलेशन इजीली समझ में आ गई होगी। आपने जितने भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अब जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते होंगे। अब आज के क्वेश्चन में भी हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें थोड़े अलग तरीके से हम कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे और कुछ नए रेशियो जो अभी तक हमने नहीं कैलकुलेट किए हैं वो इस क्वेश्चन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दे आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन जो है वह है 13। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। अब इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं जो अभी तक के क्वेश्चन में हमने ऐसे स्टेटमेंट नहीं देखे। तो इस स्टेटमेंट में हमें क्या क्या डिटेल प्रोवाइड किए वो ध्यान से देखेंगे पहले। तो इसमें पहले तो एक कंपनी का नाम है HR लिमिटेड और ये 11 और 12 की डिटेल है, यानी कि 2011 और 2012, यानी कि ये भी कैलेंडर ईयर की डिटेल है। अब इनकम स्टेटमेंट दिया है, तो इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों अलग से दे दिया है। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, फिर दिया है एक्सपेंसेस और फिर दिया नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट हम बना ले तो हमें रेशियो एनालिसिस कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ईजी हो जाए। तो कुछ एयरबिट टेक्निक है एक कि हमें जो भी बैलेंस शीट जो भी है, हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको हम इस तरीके के कैलकुलेट कर ले या इस तरीके के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर ले तो ये इजी हो जाएगा। फिर रेशियो की देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है। कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितनी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, बराबर। उसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे क्विक्स एसेट, डेटर्स, कैश स्टॉक और टोटल करंट एसेट, यानी कि एसेट का भी यहाँ पे बाइफर्केशन दे दिया कि फिक्स एसेट इतना है, करंट एसेट इतना है। फिर उसमें से दिया क्रेडिटर्स माइनस कर दिया, यानी कि करंट लायबिलिटी माइनस कर दी एक। तो आगे वर्किंग कैपिटल, ये भी हमें दिया यहाँ पे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल भी वर्ड यूज करके यहाँ पे सीधा दे दिया। फिर आ गया टोटल एसेट, टोटल एसेट। और इसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय, एसेट का तो टोटल आ गया यहाँ पे 1,01,47। फिर लायबिलिटी का क्या, तो उसमें दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी है। देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जहाँ पे हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने या फिर कंपनी रजिस्ट्रार के सामने देना है, वहां पे ये काम नहीं चलेगा। वहां पे तो कंपनी एक्ट के थ्रू जो फॉर्मेट है वही जाएगा। बट ये जो दिया है हमें यहाँ पे, वो ऊपर देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है और वो वर्ड है समराइज्ड बैलेंस शीट या समराइज्ड स्टेटमेंट, एनुअल अकाउंट्स। समराइज का मतलब ये होता है कि ये समरी किया हुआ है, इसमें से हमें जिस तरीके से डिजिट या जो भी फिगर चाहिए उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके उसको सही एक फॉर्मेट से रखा है हमारे एनालिसिस के पर्पज से। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि द परचेस प्राइस रिमेन्ड सेम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब परचेस प्राइस जो थी वो दोनों साल में सेम है, इक्वल है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। स्टॉक आ गया 1111 का 40,000। तो ये आपको पता है, हमने आगे ऐसे बहुत क्वेश्चन किए जिसमें देखो 11 का ईयर पहला है तो उसका ओपनिंग स्टॉक दे दिया। अब यहाँ पे उसका क्लोजिंग स्टॉक दिया है, देखो ये क्लोजिंग स्टॉक 11 का क्लोजिंग, ये 12 के लिए हो गया ओपनिंग। तो इस तरीके से दोनों साल का ओपनिंग स्टॉक मिल गया 40,000 और 60,000 हमें, 11 का 40,000 और 12 का 60,000। फिर क्लोजिंग तो यहाँ पे है ही 60 और 94। डिवेंचर वॉज इश्यू ऑन 1/1/12, ओके।
एंड द फिक्स्ड एसेट वेर परचेस्ड ऑन द सेम डेट। देखते हैं फिक्स एसेट, देखो यहाँ पे 30,000 है और यहाँ पे कितनी हो गई 40,000। तो ये जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे डेट वाइज हमें बताइए कि परचेस जो है फिक्स एसेट का वो हमने 1 तारीख को किया है और डिबेंचर जो है वो भी हमने 1 तारीख को इशू किया है। तो डिबेंचर देखते हैं क्या है इसमें डिबेंचर में, तो डिबेंचर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे आ गया 30,000, इसका मतलब 2011 में नहीं है, बट 12 के अंदर वो पहली डेट को ही यानी कि साल शुरू होने से पहले दिन को ही हमने वो इशू किया है। अब रेशियो एनालिसिस के लिए जो बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि अप्रैल टू मार्च हो, पूरे साल का हो। हाँ, वो प्रेफरेबल है कि 1 साल का आप रेशियो एनालिसिस करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छे डिसीजन ले सकोगे। बट ये मैनेजमेंट का खुद का क्वेश्चन है, इंटरनल मैटर है, वो चाहे मंथली भी कर सकते हैं, 6 मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, अप्रैल टू मार्च भी कर सकते हैं, जनवरी टू दिसंबर भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि रेशियो के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एनुअल ही हो वैसा कुछ जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे डेट दी गई है तो उस डेट के हिसाब से आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे फिर वो अकाउंटिंग का रूल अप्लाई नहीं कर देना है कि भाई इसमें तो ये होगा इसमें तो होगा। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, अब क्या आगे पता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर 11 और ईयर 12। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो ये नया रेशियो आया, अभी तक नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो, टोटल टर्न एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी नया रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ और डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स रेशियो। Ratios relating to capital employed should be based on the capital at the end of the year and give reason for change in the ratios for 2 years. Ignore taxation, मतलब टैक्स यहाँ पे हमें इग्नोर करना है, टैक्स की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी प्रॉफिट दिया है वो EBAT PAT वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। PAT का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, बट टैक्स को ही इग्नोर करना है। तो बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है वही हमारे लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक तो स्टेटमेंट आपको इस तरीके से दिया है, दूसरी इंपॉर्टेंस बात ये है कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि गिव द रीजन ऑफ चेंजेस द रेशियो फॉर 2 ईयर्स। अब 2 साल में ये जो रेशियो चेंज हुआ उसका रीजन आप मेंशन करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पे जितनी भी जरूरत है वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए देखो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल्स भी दिया है, कोई ज़रूरत नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए एक्सपेंसेस दिए हैं, उसकी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट भी दिया है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए एसेट भी दिए, टोटल टर्नओवर भी दिया है। स्टॉक टर्नओवर के लिए एवरेज स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा भाई। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, तो नेट वर्थ फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए तो पहले हम इसमें कैलकुलेशन जो जरूरी है वो कर लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट दिया है तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी आ चुकी है। देखो फिक्स एसेट है 30 लाख, करंट एसेट है 120, तो यहाँ पे टोटल एसेट 150। ये मैंने क्यों कैलकुलेशन की, तो देखो आप स्टेटमेंट यहाँ पे तो क्या कहाँ पे यहाँ पे टोटल एसेट दी है, टोटल एसेट आपको यहाँ पे कहीं नहीं दी है। बैलेंस शीट जो है कुछ इस तरीके से, फिक्स एसेट आ गई, फिर करंट एसेट आ गई, उसमें से क्रेडिटर माइनस किए, फिर ये टोटल एसेट आ गई यहाँ पे बराबर 1,47,000। तो करंट एसेट जो यहाँ पे टोटल एसेट जो यहाँ पे आई उसमें से यहाँ पे क्रेडिटर माइनस किए हुए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे नोट करना है सीधा कि आपको स्टेटमेंट के अंदर जो दिया है वो सही नहीं है टोटल एसेट, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इस हिसाब से कैलकुलेशन किए। हमारे लिए टोटल एसेट क्या होती है, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। तो फिक्स एसेट यहाँ पे हमने ले ली 30,000 और करंट एसेट जो है वो 120 और 183, 40 प्लस 183 बराबर। तो इस हिसाब से हमारी टोटल एसेट यहाँ पे ऐसे होती है। सेकंड थिंग, ओपनिंग स्टॉक जो हमने बताया उस हिसाब से हम लेंगे 40, 60, 60, 94 और उसका एवरेज स्टॉक फाइंड कर लेते हैं। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल रेफरेंस सेट नहीं दी है,
रिजर्व, P&L, फिक्टिटियस कुछ नहीं दिया है, तो ये हो गया शेयर होल्डर का फंड। चलिए, तो मुझे रिक्वायरमेंट थी जितनी उतनी कैलकुलेशन हमने पहले यहाँ पे कर ली है। अब उसके बाद आते हैं हम रेशियोज पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एकदम इजी है क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी डिटेल दी है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100 कर लेंगे। 11 में आता है 21.33%। 12 में आता है 76 प्लस 374, तो 12 में आता है 20.32। ओके, ये फाइंड तो कर लिया फ्रेंड्स। रीजन क्या बताओ, व्हाट इज द रीजन? 21 से 20 आने का रीजन क्या है? क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे? बता सकते हैं रीजन? आप मुझे इस जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तो मुझे भी पता चलेगा आपको मतलब क्या इंटरेक्टिव है आप इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, सेल्स था 3 लाख और यहाँ पे सेल्स हो गया 374। तो हर एक बिजनेस में ऐसा होता है कि जब आपका टर्नओवर बढ़ता है तब आपका ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो जो है वो डाउन होता है। ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो जो है वो डाउन होता ही है, बराबर। तो जितना टर्नओवर बढ़ेगा उस हिसाब से आपका ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा डाउन होगा। तो इसका रीजन है इंक्रीज टर्नओवर। सेकंड है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल। ये फर्स्ट टाइम हम गिन रहे हैं, अभी तक एक क्वेश्चन में नहीं था। 11 में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल हमें दी ही थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरीके से लेते हैं वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी थी। अब एक्सपेंस, जो ये एक्सपेंसेस है ये इसका टोटल 49 है, इधर इधर 59, 95%, और यहाँ पे 95.45। अब ये चेंजेस क्यों हुआ? तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड सेल यहाँ पे देखो 2,36 और यहाँ पे 298, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे 49 और 15। जैसे ही आपका टर्नओवर बढ़ा तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ने से ये रेशियो जो है वो आपका बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए ये रेशियो यहाँ पे प्लस हुआ। ये रीजन आप दे सकते हैं, यहाँ पे ये पता चलता है, बराबर। देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड सेल यहाँ पे 2,36,000 थी और यहाँ पे 298 हुई। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों बढ़ी वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सेल में यहाँ पे हम जान सकते हैं कि भाई हमारा टर्नओवर तो बढ़ा ही है 74,000 से, बट जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल थी वो 236 से लेकर सीधी 298 हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड सेल थी वो यहाँ पे बढ़ गई, तो उसका रीजन क्या होता है? तो उसकी फॉर्मूला में जाओ, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो परचेस किया होगा वो हाई प्राइस से किया होगा, परचेस की वैल्यू बढ़ गई, परचेस के एक्सपेंस बढ़ गए होंगे, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई। तो ये कॉस्ट बढ़ गई इसीलिए तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कम हो गया। और यहाँ पे ये जो बढ़ा है तो इसका मतलब कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या बढ़ा है? तो ये रीजन यहाँ पे देख सकते हैं। देखो वेयर हाउसिंग का खर्च बढ़ा, सेल्स बढ़ा तो वेयर हाउसिंग मतलब स्टॉक रखना पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ा, एडमिन वही रहा, वही का वही रहा है। सेलिंग एक्सपेंस भी बढ़ा, मार्केटिंग वगैरह, और इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो ये सारे खर्चे बढ़े, इसीलिए सेल्स तो बढ़ा हमारा, पर सेल्स के साथ साथ खर्चे भी बढ़े। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि सेल्स आपका बढ़ा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो है वो मेंटेन होगा, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डाउन है। डाउन जाता ही है ये है, बट डाउन का रीज़न जो है वो रीज़न आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ से ये डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न मिल गया हमें। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं।
नेट प्रॉफिट 5% है और यहाँ पे 4.55%। तो देखो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 0.5% से कम हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ गुड सेल भी बढ़ी। जितना सेल्स बढ़ा, जो सेल्स देखो सेल्स भी यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है, बट सेल्स जितना इंक्रीज हुआ उसके हिसाब से एक्सपेंस उसके ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इसलिए प्रॉफिट रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो 11 में सेल्स था 3 लाख, टोटल एसेट 150 2 टाइम्स, और यहाँ पे देखा तो 1.60 टाइम टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर के सामने एसेट्स कितनी है उसका रेशियो। टर्नओवर यहाँ पे 3 लाख था और एसेट थी 150, यानी कि 2 टाइम्स। एसेट जितनी थी उसके 2 टाइम्स हमने टर्नओवर किया था। या वे भी बता सकते हैं कि भाई हमने टर्नओवर कितना किया, उसके हिसाब से एसेट जो थी हमारी वो हाफ थी। यहाँ पे 275 से 223 एसेट बढ़ गई, मतलब एसेट बढ़ी है हमारी टोटल एसेट, तो ये सही है। ये 2 टाइम से ये कम हुआ, वो अच्छी बात है। एसेट जो है वो एसेट टर्नओवर रेशियो वो सही है, मतलब जितना टर्नओवर बढ़ा उसके हिसाब से एसेट्स नहीं बढ़ी है, इसलिए वो कम हुआ है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4.72 टाइम्स, यहाँ पे 3.87 टाइम, तो ये अच्छी बात है। और ये देखो कम क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा टर्नओवर इंक्रीज हुआ है, बराबर, इसलिए स्टॉक का टर्नओवर जो है वो कम हुआ है, 4.72 से 3.87 हुआ है। नेट वर्थ रेशियो नेट प्रॉफिट का पीएटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इंटू 100, ये भी नया रेशियो है अब। नेट प्रॉफिट का नेट वर्थ रेशियो, नेट वर्थ मतलब शेयर होल्डर का फंड जो है वो नेट वर्थ भी हम उसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे 15% था और यहाँ पे 14.53 हुआ, तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे 15,000 था और यहाँ पे 17,000 था, वहाँ पे हमारे नेट वर्थ 1 लाख थी और यहाँ पे 1,17,000 हो गई। तो नेट वर्थ के हिसाब से जो हमें रिटर्न मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो 11 में मिला था 15%। यहाँ पे हमारा टर्नओवर भी बढ़ा, नेट वर्थ भी बढ़ी, प्रॉफिट भी बढ़ा, बट जो रेशियो है वो यहाँ पे घट गया, यानी कि 14.53 हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का जो नेट वर्थ के हिसाब से रेशियो है वो कम हुआ है, और उसका रीज़न है कंपनी का ऑपरेटिंग यानी कि कंपनी का कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो बढ़े हैं, बराबर। जितना प्रॉफिट बढ़ा उसके हिसाब से खर्चे ज़्यादा बढ़े। देखो प्रॉफिट बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, बट दोनों का रेशियो अगर सेम रहेगा तो हमारा एट लास्ट जो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट का रेशियो है वो सेम रहेगा, बट वो यहाँ पे चेंज होता रहे, तो उसका मतलब ये है कि जितना प्रॉफिट में, जितना टर्नओवर में जितना चेंजेस हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, उससे ज़्यादा खर्चे में इंक्रीज हुआ। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2011 में देखा तो 67 डेज था और यहाँ पे 86 डे हुआ। तो ये क्यों हुआ, जाहिर है हमारा टर्नओवर प्लस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्रेडिट सेल बढ़ा होगा। देखते हैं चलो क्रेडिट सेल कैसे बढ़ा है। देखो यहाँ पे कैश और क्रेडिट आपको दोनों अलग दिया है, कितना बढ़ा है देखो, यहाँ पे 30 से 32 हुआ और यहाँ पे 270 से सीधा 342, क्रेडिट सेल ज़्यादा हुआ है। क्रेडिट सेल ज़्यादा हुआ है इसीलिए डेटर्स का जो रेशियो था, जो टाइम था कलेक्शन का, वो यहाँ पे बढ़ गया, बराबर। जितने क्रेडिट पे आप माल बेचोगे उसी के हिसाब से तो सेल्स बढ़ेगा। तो सेल्स बढ़ाने के लिए हमने ये किया है, तो ये गलत तरीके से सेल्स बढ़ाए। 67 डे था, उससे कम टाइम के अंदर हम सेल बढ़ाएंगे तब प्रॉफिट में जाएगी कंपनी, तब जो प्रॉफिट किया वो अच्छा किया होगा वो मान लेंगे। यहाँ पे तो एक बाजू हमने प्रॉफिट किया, एक बाजू हमने सेल्स किया, पर दूसरी बाजू वो हमने हमारा जो कैश इनफ्लो था वो कम कर दिया। अगर बेड डेप्स हो गई, लॉस हो गया, तो रिस्क बढ़ गया, बराबर। तो ये चीज़ें हमें रेशियो एनालिसिस से फ्रेंड्स पता चलती है।
ठीक है, चलिए तो बस आज के दिन ये क्वेश्चन हम देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आपको इसी तरीके से रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सब में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड।